कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या किया जाता है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है इस कॉम्प्लेक्स का, जिस भी मेटल का निकालना होता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम x मान लेते हैं। इसी के साथ में जो लिगेंड जुड़ा होता है इसका चार्ज देखा जाता है। जैसे यहाँ Cn जुड़ा है तो Cn के ऊपर चार्ज होता है -1 और कितने लिगेंड जुड़े हैं 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -4। इसके अलावा जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बाहर क्या है, यहाँ दिया गया है K4, ये कितने टाइम आया है इसको यहाँ लिखा जाएगा 4। इक्वल में हमें लिखना है जो भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, चार्ज कितना है 0 है। जब x की वैल्यू निकाली जाएगी ये आएगी 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है निकल का 0 है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में आता है कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में 5H2O कंबाइन है। H2O के ऊपर चार्ज जो होता है वो होता है 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी ये पूरी टर्म जा चुकी है। कोबाल्ट है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x मान लिया, 5 × 0। फिर आता है SO4 के ऊपर चार्ज होता है -2। कैसे याद रखोगे, जैसे है H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा और HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा और SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है इसका चार्ज इक्वल में। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ एक प्लस दिया हुआ है, यानी +1 इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है। जब अब x को सोल्व किया जाएगा तो वैल्यू आएगी +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। अगले कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया है आयरन मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको हमने x मान लिया। Cn के ऊपर चार्ज होता है -1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ -4। इक्वल में इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो है -2, ये हमने लिखा -2। जब x की वैल्यू निकाली जाएगी ये आएगा +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ +2। फिर उसके बाद में अगला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के साथ में En अटैच है 2 टाइम। En के ऊपर चार्ज कितना होता है 0। फ्लोरीन अटैच है 2 टाइम। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना -1, यानी कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x मान लिया प्लस En 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर आता है 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा जो फ्लोरीन का चार्ज है -1 इक्वल में। यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट आया है ये कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो यहाँ पर लिख दिया +1। बेसिकली ये होता है ये आयन रूप में टूट के जाएगा Cl नेगेटिव के रूप में और इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज बचेगा वो होगा +1, ये ऐसे लिखा जाता है। इसको डायरेक्ट हमने लिख दिया, कितने टाइम आया है 1 टाइम, इसलिए 1 लिख दिया। x की वैल्यू को जब सोल्व किया जाएगा ये वैल्यू आएगी 3, यानी x ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। फिर उसके बाद में अगला कॉम्प्लेक्स दिया गया है AgNH3 2 टाइम, यानी अमोनिया। अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो 0। Ag जो सिल्वर है, सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x मान लिया प्लस में 0 इक्वल में क्लोरीन कितने टाइम 1, x कितना हो जाएगा +1। फिर उसके बाद में अगला कॉम्प्लेक्स है Fe मेटल है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को x माना। H2O जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर से 6 से, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है वो है +2, x की वैल्यू आ जाएगी +2। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है वर्नर थ्योरी। वर्नर एक साइंटिस्ट है जिसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया, इस बेस पर कुछ रिजल्ट निकाले। ये रिजल्ट को ही नाम दिया गया है वर्नर थ्योरी का। इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स स्टडी किए थे वो कॉम्प्लेक्स बने हुए थे क्रोमियम मेटल के, कोबाल्ट प्लेटिनम 2nd ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लेटिनम 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन आयंस को लेने का मेन रीजन था क्योंकि ये जो आयंस हैं ये है इनर्ट नेचर के। इनर्ट नेचर का मीनिंग हो जाता है कि ये रिएक्ट करेंगे स्लोली। अगर ये स्लोली रिएक्ट करेंगे तो इनके बारे में ज्यादा जानने का मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। इसकी जगह अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होता जो फास्ट रिएक्शन देता तो उसके बारे में कम जानकारी पता लग पाती। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है कि वर्नर को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज 1913 के अंदर। वर्नर ने बेसिकली अपनी थ्योरी के अंदर जो बोला है वो है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। एक है प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जैसे कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, आयरन के ऊपर +3 चार्ज है, इसमें +2 और +3 जो है ये है प्राइमरी वैलेंसी। फिर उसके बाद में बताया गया है सेटिस्फाई बाय नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, यानी जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं जैसे क्लोरीन है, ये जब मेटल के साथ में जुड़ता है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, यानी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जाता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के द्वारा। आयोनाइजेबल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में अमोनिया अटैच है 6 टाइम, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट हुई, बाहर यहाँ काउंटर आयन लगा है, मान लिया कि एक क्लोरीन है। जब इस कॉम्प्लेक्स को आयंस को सोलवेंट को जब इस कॉम्प्लेक्स को सोलवेंट के अंदर डाला जाएगा तो ये Cl जो है वो Cl नेगेटिव आयन के रूप में ब्रेक होगा और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो होगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज मेनली मेटल के ऊपर क्रिएट हुआ है, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है नॉन डायरेक्शनल, जैसे मेटल के ऊपर चार्ज है +2, केवल इस प्राइमरी वैलेंसी को देखकर
हम ये नहीं बता सकते कि लिगेंड ने किस डायरेक्शन से बॉन्ड वगैरह बना रखा है। प्राइमरी वैलेंसी से डायरेक्शन का कोई पता नहीं चलता। डोंट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री भी नहीं बताती है। उसके बाद में आता है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या है सेकेंडरी वैलेंसी? ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो या तो न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा या फिर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है। जैसे एग्जांपल था कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में NH3 अमोनिया 6 टाइम अटैच है, इसके बाहर क्लोरीन लगी है, तो ये जो 6 है ये है सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। नॉन आयोनाइजेबल है, इसका मीनिंग ये है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है जितने भी लिगेंड होंगे, अगर इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है तो अमोनिया इस कॉम्प्लेक्स से टूटकर अलग नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रहेगा। फिर उसके बाद में बताया गया है डायरेक्शनल होती है नेचर के अंदर। डायरेक्शनल यानी अगर किसी मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो हम बोल सकते हैं कि या तो ये टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। ऐसे हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। डायरेक्शन का पता चलता है। 6 लिगेंड अटैच हैं तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 5 लिगेंड अटैच हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी शेप ज्योमेट्री उसकी। फिर उसके बाद में दिया है एवरी सेंट्रल मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, दोनों वैलेंसी को पूरा करना जरूरी है सेंट्रल मेटल एटम के लिए। आगे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इसमें कोबाल्ट जो मेटल है उसके साथ में 3 क्लोरीन अटैच हैं और 6 अमोनिया लिगेंड अटैच हैं। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। इस कॉम्प्लेक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में अमोनिया 6 टाइम ब्रैकेट बंद, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो चुका है। क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, इसको मैं बाहर लिखूंगा। यहाँ आगे डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। जो ये डैश लाइन है ये बताती है प्राइमरी वैलेंसी को, यानी जो क्लोरीन अटैच है ये किसको सेटिस्फाई करती है, प्राइमरी वैलेंसी को। और जो ये डार्क लाइन है अमोनिया की ये बताती है सेकेंडरी वैलेंसी को। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3। उसके बाद में जैसे वर्नर फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ, नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे अगर इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा CONH3 6 टाइम, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ। 3 क्लोरीन के एटम आयन के रूप में निकले हैं नेगेटिव, तो यहाँ पर +3 चार्ज आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। 3 आयन यहाँ से 1 आयन बना इसका, तो टोटल 4 आयन्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं 1 है, सारे के सारे लिगेंड सेम है। उसके बाद में दिया है कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में 5 अमोनिया लिगेंड अटैच हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए था 6, तो 1 क्लोरीन को 3 में से 1 क्लोरीन को अंदर ले लिया गया है, यहाँ क्लोरीन है। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है तो यहाँ पर कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में अमोनिया 5 टाइम, क्लोरीन यहीं रहेगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी लिगेंड हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं आयन के रूप में। बाहर Cl2 है, ये 2 क्लोरीन आयन के रूप में रिलीज होंगे। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, यानी टोटल आयन बनेंगे कितने 2 यहाँ से, 1 ये कॉम्प्लेक्स है। नंबर ऑफ आयन की संख्या हो गई 3, नंबर ऑफ आइसोमर 1। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में जो नंबर ऑफ आयन बनेंगे 2 होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे 2। एक बनेगा सिस, जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन अटैच है, यहाँ अमोनिया, 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 अमोनिया। जो सेम टाइप के लिगेंड हैं अगर वो डायरेक्शन में एक साइड में आ जाए तो इसको बोला जाता है सिस आइसोमर। दूसरा आइसोमर होगा ट्रांस, जब कोबाल्ट के साथ में एक क्लोरीन ऊपर की साइड है, दूसरी क्लोरीन नीचे की साइड है, यहाँ हो जाएगा अमोनिया, यहाँ है अमोनिया, ये हो जाएगा अमोनिया और ये अमोनिया। यहाँ पर जो सेम लिगेंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको बोला जाएगा ट्रांस आइसोमर। आइसोमर कितने बनेंगे 2 बनेंगे। फिर उसके बाद में अगला कॉम्प्लेक्स आया है। इस कॉम्प्लेक्स को अगर आयंस सॉल्वेंट के अंदर डाला जाएगा तो इसके आयंस नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी काउंटर आयन है ही नहीं। नंबर ऑफ आयन कितने होंगे 0, नंबर ऑफ आइसोमर 2 बनेंगे। 2 आइसोमर कौन से होंगे यहाँ बता रखा है, जैसे एक होगा फेशियल, फेशियल के अंदर भी क्या है जो सेम लिगेंड होते हैं, जैसे क्लोरीन, 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 ये एक ही डायरेक्शन में आए हैं, एक ही साइड आए हैं, तो इसको बोला जाएगा फेशियल। दूसरी तरफ है मेरीडायनल आइसोमर या फिर इसको बोला जाता है मर आइसोमर। इसके अंदर 2 लिगेंड जो है वो एक डायरेक्शन में है, तीसरा लिगेंड है अपोजिट डायरेक्शन में है। अमोनिया की बात करें तो यहाँ अमोनिया 2 एक साइड में है, एक अमोनिया दूसरी साइड में है। इसी बेस पर आगे दिया गया है वर्नर की जो थ्योरी है, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एविडेंस मिलते हैं। सबसे पहले है मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस। जो भी हमने कॉम्प्लेक्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग, एक कॉम्प्लेक्स था जो 4 आयंस में टूटता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स था 3 आयंस में, तीसरा कॉम्प्लेक्स है 2 में, और एक कॉम्प्लेक्स ऐसा था जिसने 0 आयंस दिए हैं। जब इनकी मोलर कंडक्टिविटी चेक की गई तो मोलर कंडक्टिविटी उस कॉम्प्लेक्स की ज्यादा थी जिस कॉम्प्लेक्स ने ज्यादा आयंस दिए। मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितने
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस हो जाएगी। ये फर्स्ट प्रूफ आता है। फिर उसके बाद में आगे दिया है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। ये क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर दिया गया है। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। जो कॉम्प्लेक्स थे ये पाया गया, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसने आयंस दिए ही नहीं, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसने 2 आयन दिए, एक ने 3, एक ने 4 आयंस दिए थे। तो कम आयंस देने वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। जिस कॉम्प्लेक्स ने ज्यादा आयंस दिए थे वो कॉम्प्लेक्स देरी से फ्रीज होगा, यानी उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है। जब इसको सॉल्वेंट के अंदर डाला जाएगा, तो जब इस ए कॉम्प्लेक्स को डाला गया सॉल्वेंट के अंदर, तो ये जो सॉल्यूशन था ये देरी से फ्रीज होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा आयंस होंगे उनको फ्रीज करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। जिस कॉम्प्लेक्स ने आयंस दिए ही नहीं उसको फ्रीज करना आसान हो जाएगा, वो तुरंत फ्रीज होगा। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाना या डिक्रीज हो जाना वो देखने को मिलता है जिस कॉम्प्लेक्स ने ज्यादा आयंस दिए थे उसके केस में। फिर आगे दिया है प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स दिया है इस कॉम्प्लेक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोबाल्ट के साथ में 6 अमोनिया है, फिर इसके काउंटर आयन में 3 क्लोरीन अटैच हैं। ये क्लोरीन जब AgNO3 के साथ में रिएक्ट करेंगी तो Ag और Cl आपस में जुड़ जाएंगे और PPT बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेंगे। कितने बने हैं? 3 क्लोरीन थे तो यहाँ पर 3 AgCl के प्रेसिपिटेट बने। ऐसे ही अगले कॉम्प्लेक्स के अंदर अमोनिया के 5 लिगेंड थे, 1 क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर चली जाएगी, यहाँ पर 2 क्लोरीन बचती है जो Ag के साथ में जुड़ेगी और 2 AgCl मॉलिक्यूल बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे। इससे अगले कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 अमोनिया के लिगेंड प्रेजेंट हैं, 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चली जाएंगी, 1 क्लोरीन बचती है यानी 1 AgCl बनेगा। सबसे लास्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में 3 अमोनिया के लिगेंड अटैच हैं और 3 ही क्लोरीन हैं। ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे। जब भी इसको AgNO3 के साथ में रिएक्ट करवाया जाएगा तो Ag क्लोरीन के साथ में अटैच नहीं हो पाएगा, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देखने को मिलते। सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट देखे गए जिस कॉम्प्लेक्स ने सबसे ज्यादा आयंस दिए। ये भी वर्नर थ्योरी को प्रूव करता है। इसके बाद में क्वेश्चन दिया है, एक कॉम्प्लेक्स है, बना है 1 क्रोमियम से, 3 ब्रोमीन के आयन है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अगर इसके अंदर एक्सेस मात्रा में AgNO3 डाला जाता है तो 1 ग्राम aqueous सॉल्यूशन जो होता है कॉम्प्लेक्स का ये 0.94 ग्राम AgBr देता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से चूज करना है कि कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही होगा। हर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो AgBr देगा, तो सबसे पहले ये करते हैं AgBr, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं जो गिवन है। Ag का मास दिया हुआ है 108, Br का हो जाएगा 80, टोटल हो जाता है 188 ग्राम अगर ग्राम में बात करें तो। अब बारी बारी से क्रोमियम का मास दिया है, ब्रोमीन का, Ag का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, तो इनके द्वारा हम ए ऑप्शन में जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। इसके अंदर 1 क्रोमियम है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन हो जाएगी 6 × 2 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है और 3 ब्रोमीन है। जैसे क्रोमियम 1 है, हाइड्रोजन जो है वो 12 है, ऑक्सीजन जो है वो 6 है, ब्रोमीन जो है वो 3 है। अब इनके अंदर जब मास पुट किया जाएगा 52 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6 प्लस ब्रोमीन का 80 × 3, जब इनको टोटल किया जाता है तो ये आएगा 400 ग्राम। ऐसे ही हम हर एक ऑप्शन में जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सेकंड में वाटर के 6 जो मॉलिक्यूल हैं वो अंदर है, 1 मॉलिक्यूल बाहर है, 1 ब्रोमीन अंदर जा चुका है, 2 ब्रोमीन बाहर है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना रहेगा 400 ग्राम। सी ऑप्शन में इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मान लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास आया है Mc। डी ऑप्शन के अंदर जब मॉलिक्यूलर मास निकाला गया ये आया है Md। अब हमें ये करना है जो फर्स्ट ऑप्शन था इसके अंदर 3Br नेगेटिव जनरेट होंगे जो Ag के साथ में जुड़ेंगे और 3AgBr मिलेगा। एक AgBr का मास होता है 188 ग्राम, कैलकुलेट किया था, यहाँ 3 है तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा और इसको कॉम्प्लेक्स का जो टोटल मास आया था उससे डिवाइड कर देंगे, इसको निकालेंगे, ये आएगा 1.41 ग्राम के अराउंड। ऐसे ही बी ऑप्शन के अंदर जब हम चेक करेंगे यहाँ पर 2Br नेगेटिव जनरेट होंगे, ये Ag के साथ में जुड़ेंगे और यहाँ 2AgBr बनेगा। जब 2 × में 188 ग्राम किया जाएगा तो ये वैल्यू आती है
इसको डिवाइड भी किया जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के मोलिकुलर मास से 400, ये वैल्यू आएगी 0.94 ग्राम के अराउंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उस कॉम्प्लेक्स का ये होगा बी, ऐसे हम निकालेंगे। इसके बाद में दिया है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या फिर सिडविक रूल क्या है। मेटल एटम हो या आयन हो, ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल एटम या आयन के पास ये एक नोबल गैस कन्फिगरेशन में ना कन्वर्ट हो जाए। जब तक इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते रहेंगे। En निकालने के लिए क्या करना है, मेटल का एटॉमिक नंबर लिखना है, उसमें से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन जितने भी एक्सेप्ट किए गए हैं मेटल के द्वारा, या फिर ये करना है जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वहां उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ ये कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3 माइनस कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर था +3 माइनस कर देंगे। ऐड करना है जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये आएगा 36। यानी ये एक नोबल गैस कन्फिगरेशन है क्रिप्टॉन की। क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, कोबाल्ट जो मेटल है उसने इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं कि उसका जो कन्फिगरेशन है वो 36 पहुंच चुका है। यानी अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्टेबल है। उससे अगला जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 1 होगा, माइनस कर दिया, प्लस में ऐड कर देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी जो En नंबर है वो आया है 36। ऐसे ही नेक्स्ट में हो जाएगा। इसके बाद में आता है यहाँ जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर पोटेशियम 3 टाइम है जुड़े हुए हैं, 3K पॉजिटिव देखने को मिलता है। यानी इस पूरे कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा 3 नेगेटिव, क्योंकि इस 3 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 नेगेटिव आया। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जाएगी तो ये आएगी 3। En निकालने के लिए आयरन का जो एटॉमिक नंबर है 26, उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर माइनस किया गया 3, प्लस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन नंबर जो था वो था 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब ये निकाला गया ये आता है 35। यानी ये एक नोबल गैस कन्फिगरेशन नहीं बना है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, इसको अब भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। En जो रूल है इसकी एप्लीकेशन क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है। जैसे हमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, निकल के साथ में कार्बोनिल लिगेंड अटैच है लेकिन कितने हैं ये नहीं बता रखा, X लिख दिया। हम क्या करेंगे, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28, कार्बोनिल जो लिगेंड है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसमें से माइनस करेंगे 0, कोई चार्ज ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए था, अभी यहाँ लिख रखा है X, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐड करते हैं, ये रिजल्ट आना चाहिए था कितना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए ये इक्वल होता है 36 के, तभी कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो X की वैल्यू निकल कर आती है 4, यानी X की जगह कितना 4 CO जो लिगेंड होते हैं वो अटैच हो सकते हैं निकल के साथ। ऐसे हम इस अगले कॉम्प्लेक्स में भी पता कर सकते हैं। जो Y है, Y की वैल्यू निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर आयरन का 26, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 माइनस किया जाएगा, Y की वैल्यू दे नहीं रखी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इक्वल में कितना होना चाहिए 36। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो Y की वैल्यू आएगी 5, यानी 5 CO लिगेंड है वो आयरन के साथ में अटैच होंगे, Y की वैल्यू निकल जाएगी En रूल से। सेकंड पॉइंट ये है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके पास अगर नोबल गैस कन्फिगरेशन है तब वो स्टेबल है, अगर उसके पास कमी है या ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे कुछ रिएक्ट करेगा। जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, इसमें En रूल से जब हमने निकाला तो इसके पास 37 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल है 36 में। ये अपना एक्स्ट्रा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी को ट्रांसफर करेगा। मान लेते हैं कि Y जो है उसको ट्रांसफर किया गया, Y कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स है या आयन है, एटम है, जो भी है, इसको जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करना होता है रिडक्शन, करवाया किसने, इस कॉम्प्लेक्स ने करवाया है, यानी ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। जब ये कॉम्प्लेक्स अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा के दूसरे को एक्सेप्ट करवाता है, इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में है। थर्ड एग्जांपल के अंदर दे रखा है, जब इसका En रूल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला गया है तो ये आता है 35, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन की अब भी नीड है, ये किसी दूसरे एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और खुद एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरे एलिमेंट का क्या हुआ है, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा। किसी दूसरे एलिमेंट का इस कॉम्प्लेक्स ने ऑक्सीडेशन करवा दिया तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी VCO6 ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम किया है। कॉम्प्लेक्स स्टेबल था 36 में,
में एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। फिर उसके बाद में अगला है लिमिटेशन क्या है वर्नर थ्योरी की। तो वर्नर ने ये नहीं बताया कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग होंगे वीक होंगे, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। कलर क्या है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, ये नहीं बताता। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या है ये पता नहीं चलता। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, ज्योमेट्री जो है मैनी कॉम्प्लेक्स पता नहीं चलती। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, तो ये लिमिटेशन में आता है वर्नर थ्योरी के। फिर उसके बाद में अगली जो थ्योरी आती है ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। लाइनस पोलिंग के द्वारा ये दी गई, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। इसके जो कुछ मेन पॉइंट है ये हैं, सबसे पहले वीबीटी जो है वो बेस है मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर, मेजरमेंट के ऊपर। किसी कॉम्प्लेक्स के पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये देखती है, उसी बेस पर मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जा सकता है कॉम्प्लेक्स का। सेकंड पॉइंट कहता है मेटल, और मेटल का जो कैटायन है ये वैकेंट ऑर्बिटल यानी खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है टू अकोमोडेट या फिर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो लिगेंड डोनेट करेगा उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए मेटल जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो सिमिलर एनर्जी की होंगी और हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेंगी, जिससे सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप के। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं वो इक्विवेलेंट होंगे एनर्जी में, उनकी एनर्जी सेम होगी और शेप भी कैसी होगी, सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल अंडरगो ओवरलैपिंग, ओवरलैप करेंगे विद लिगेंड के साथ में। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल दिखा रखा है मेटल है। मेटल का जो ये खाली वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड का जो ऑर्बिटल है उसके अंदर लोन पेयर शो कर रखा है। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ मेटल के खाली वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए हैं। ऐसे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा। आगे दिया है द मेटल एटम आर आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज। लिगेंड जो है मेटल के पास n-1d इस सब सेल को यूज कर सकता है, या फिर ऑर्बिटल जो है वो nd के भी यूज कर सकता है। उसके पास 2 चॉइस हैं। अब ये देखा जाएगा कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो वो अंदर वाली ऑर्बिटल को यूज करेगा, वीक है तो वो बाहर वाली को। ये आगे आएगा। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, ये दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल। कौन से d ऑर्बिटल यूज किए गए हैं? लिगेंड के पास 2 चॉइस थी, एक ये कि वो nd के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, दूसरी चॉइस ये थी कि वो n-1d के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डाल सकता है। जब वो nd ऑर्बिटल को यूज करेगा तो इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसने बाहर वाली d ऑर्बिटल है उसको यूज किया है। जब वो n-1d इसको यूज करेगा, जैसे 3d को यूज किया है, तब इसको बोला जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर स्टेटमेंट कहती है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है। दोज कॉम्प्लेक्स या दीज कॉम्प्लेक्स nd ऑर्बिटल जो हैं इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये हाई स्पिन होते हैं, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी, जिस वजह से ये कैसे होंगे, हाई स्पिन होंगे। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी इनको बोला जाता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, इनके अंदर n-1d ऑर्बिटल यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा और वो क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगी। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है इनको। फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है 4s+1 अंडर द रूट। इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर n×n+2 अंडर द रूट। यूनिट होगी बोहर मैग्नेटोन। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। s क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, जितनी भी स्पिन बनेगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है 1/2। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, जो कैपिटल S है ये आ जाएगा 5/2, ऐसा होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 5 अनपेयर्ड थे तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 5। फिर आगे दिया हुआ है, हमें ये पता है d ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में नए ऑर्बिटल बनाता था। कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जिसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तब वो 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन बना सकता है। एक होगा sp3, एक होगा dsp2। टोटल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 3 + 1 पावर है s की, टोटल करोगे ये हो जाएगा 4। p की पावर है 2, s की पावर है 1, d की पावर है 1। जब इसको भी टोटल किया जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी दोनों कंडीशन में 4 टोटल है। अब देखो, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तब जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ये याद रखना है। या फिर उल्टा पूछ सकता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। स्केयर प्लेनर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। कहां कहां इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं लिगेंड के द्वारा, अगर d में डाले गए हैं s के अंदर और 2 p यूज की गई हैं ऑर्बिटल में, p होती
होती हैं 3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाले गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन डाले गए, ऐसे हमें शेप पता चल जाएगी कि वो स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, यानी 5 ऑर्बिटल यूज किए गए हों, एक डी का, 3 पी के और एक एस को यूज किया गया है, तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसके अंदर 2 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। एक डी जो है वो 2 डी यूज करेगा, आउटर के यूज कर रखे हैं तो ये बनाएगा आउटर कॉम्प्लेक्स। अगर डी जो है वो अंदर वाले यूज कर रखे हैं दोनों, तो ये बनाएगा इनर कॉम्प्लेक्स। टोटल बनेगा 6 ही। ये ऑक्टाहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन है, इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स की। फिर उसके बाद में आता है, यहाँ जानकारी दी गई है कि लिगेंड जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, ये पेयरिंग करवा देंगे अंदर के डी ऑर्बिटल के अंदर। मान लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो वो पेयरिंग करवा देगा। अब जो कन्फिग्रेशन बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, उसके बाद में 2 यहाँ, 2 यहाँ। अब ये जो 2 ऑर्बिटल हैं वो खाली हैं, वैकेंट है। यहाँ पर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डाल सकता है और ये काम कौन करेगा, ये करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है। वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड ऐसे पेयरिंग नहीं करवाता। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेटल के पास है वैसे ही अगर इसको अंदर के ऑर्बिटल में जगह नहीं मिलती वीक को, तो ये कहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन डाल देगा, किसके अंदर, ये थी 3D, एग्जांपल के लिए ये हो जाएगी 4D, 4D के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। फिर उसके बाद में दिया है एप्लीकेशन क्या है, वीबीटी की। ये बताती है ज्योमेट्री के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है FeF6, इसके ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा, निकालना है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने मान लिया X। फ्लोरीन कितने अटैच हैं, 6 फ्लोरीन अटैच हैं। इक्वल में कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, -3। जब इसको सोल्व करूंगा, सबसे पहले फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। जब ये पुट किया जाएगा तो X -6 इक्वल में -3 आएगा। X की वैल्यू आ जाएगी, यानी आयरन कैसे प्रेजेंट है, यहाँ +3 के रूप में प्रेजेंट है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 4s2 3d6। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, 3 पॉजिटिव में है ये, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सबसे पहले 4s से, 1 इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ d से, बचे कितने 3d5। तो ये कन्फिग्रेशन यहाँ लिखकर दिखा रखी है, 5 इलेक्ट्रॉन है 3d के अंदर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम n से डिनोट करते थे, n की वैल्यू यहाँ आ जाती है 5। तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू में n+2 अंडर द रूट। जब इसको सोल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि अगर इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। सारे के सारे अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है डायामैग्नेटिक। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है पैरामैग्नेटिक, तो हमने ये लिख दिया। म्यू की वैल्यू आई है 5.92। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। लिगेंड जो आएगा उसको कहाँ जगह मिली है, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर उसके अंदर पी के अंदर, तीनों ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, और बाद में 4d है खाली, उसके अंदर 2 वैकेंट ऑर्बिटल को यूज कर लिया। एस यहाँ से, P3 यहाँ से और D2 यहाँ से। ये कन्फिग्रेशन जब बनती है तब कॉम्प्लेक्स कहलाएगा कि आउटर कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही नेक्स्ट में दिया गया है कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, तो यहाँ पर अमोनिया जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में काम करेगा, यानी पेयरिंग करवाएगा। कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 4s2 3d7। जब इसके पास से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d6। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। जब लिगेंड NH3 अप्रोच करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में काम करेगा, तो पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग के केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठा के इसने यहाँ डाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दिया, यहाँ 2 वैकेंट ऑर्बिटल बच जाएंगी। यहाँ पर लिगेंड अमोनिया जो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है यहाँ कर दिया, उसके बाद में S के अंदर, और तीनों P यूज करी गई है। हाइब्रिडाइजेशन बनती है D2sp3। ये कब बनती थी, जब इनर कॉम्प्लेक्स हो। अंदर वाली ऑर्बिटल को यूज किया है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके बाद में है NiCO4। निकल है, निकल के साथ में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है। आर्गन का होता है 18, 4s2 20, उसके बाद में D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है। CO जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग करवाएगा। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 टेट्राहेड्रल बनेगा। इलेक्ट्रॉन जो डाले गए हैं वो S के अंदर हैं और 3 P के अंदर हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था sp3। फिर उसके बाद में अगला कॉम्प्लेक्स दे रखा है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ऐसे ही S के अंदर और P के अंदर। sp हाइब्रिडाइजेशन बनी है, मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर होगा ज्योमेट्री के अंदर, और सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक, ऐसे देख लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है NiCl4 2 नेगेटिव। Ni2 पॉजिटिव जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हुआ। ऑर्बिटल के अंदर जब दिखाएंगे तो ऐसा होगा। फिर उसके बाद में क्लोरीन कैसा है, एलोजन जो होती है वो एक वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाएंगी, यानी जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वैसी ही बनी रहेगी। क्लोरीन आउटर इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल को यूज करेगी। S है, P है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 4 क्लोरीन थी, चारों क्लोरीन यहाँ
पर अपने अपने लोन पेयर है वो ट्रांसफर कर चुकी। हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3, ये s है और 3 p यूज की गई हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। NiCN4 2 नेगेटिव, इसके केस में भी ऐसा ही होगा। मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। Cn जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवा देगा तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन इसको उठाएंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे। एक ऑर्बिटल खाली है, कोऑर्डिनेशन नंबर था 4, तो एक Cn, दूसरा, तीसरा और चौथा Cn यहाँ आ चुके। हाइब्रिडाइजेशन बनती है DsP2, स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, और कॉम्प्लेक्स जो है वो होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं। फिर उसके बाद में आगे दिया है, ऐसे ये बाकी एग्जाम्पल देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अमोनिया और H2O जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में काम करते हैं। कब? जब कॉपर 2 पॉजिटिव में हो और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में हो। और एक पॉइंट ये याद रखना है, जो कोबाल्ट +3 पॉजिटिव आयन है ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है सभी लिगेंड के साथ में। केवल SCN, सल्फर को, N3 नेगेटिव इनको छोड़ के, एलाइड को छोड़ के, इनके साथ ये कैसा बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर उसके बाद में आगे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऑक्जेलेटो, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑक्जेलेटो एक साथ 2 जगह से डोनेट करेगा 2 लोन पेयर। यहाँ भी 3 ऑक्जेलेटो आए हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, क्योंकि एक ऑक्जेलेटो 2, डेंटिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। डायमैग्नेटिक है क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड हैं। इनर ऑर्बिटल बनेगा क्योंकि इसने अंदर की ऑर्बिटल को यूज किया है बॉन्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर दे रखा है Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब भी बाकी है, ये रहा, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है तो यही पूछा जाता है कि इनर है आउटर है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, या फिर ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। ऐसे ही अगला कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद में ये कुछ एक्सेप्शन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सोल्व करते हैं, स्ट्रॉन्ग पेयरिंग NO2 करवाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, म्यू की वैल्यू इतनी आएगी। अभी तक हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग ये था, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड आएगा अपने इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ डाल सकता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 के अकॉर्डिंग ये या तो इनर यूज कर सकता है। इनर के अंदर 2 एक साथ D जो है वो खाली नहीं है तो इसलिए वो क्या करेगा? बाहर की यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है, उसने इस इलेक्ट्रॉन को उठाया और इसको 5s के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिस वजह से यहाँ 2 जगह खाली हो जाएंगी। जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो D2S कंप्लीट है, P3 3 हो जाएगा। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा जो 5s के अंदर ट्रांसफर किया गया है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स VBT के अकॉर्डिंग अगर सारे ही फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना था, लेकिन ये बना कैसा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है। ये एक्सेप्शन है। जो एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसकी प्रेजेंस बताती है। ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। जब इस कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट करवाया जाता है, ऑक्सीजन H2O2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज करवा देगा। ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के द्वारा गेन किया जाएगा, इसलिए दूसरे का रिडक्शन होगा और इसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट।